हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एंड ग्रो यूट्यूब प्लेटफॉर्म। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन के बारे में। प्राकृतिक संसाधन के बारे में हमने समझा था और इनको किस किस प्रकार से हम बांट सकते हैं, विकास के आधार पर, उद्गम के आधार पर और भंडारण के आधार पर। इन सब की बात हमने पिछली क्लास में कर ली थी। इस क्लास में हम बात करेंगे प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन की। सबसे पहले बात करेंगे कि इसके प्रबंधन की आवश्यकता ही क्यों पड़ी। जो भी प्राकृतिक संसाधन हैं उनके प्रबंधन की या उनके संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी। हम जानते हैं कि अगर हम जनसंख्या की बात करें तो लगभग अभी संसार की जो जनसंख्या है उसका निरंतर विस्तार हो रहा है। पहले जनसंख्या कम होती थी पर अभी जनसंख्या क्या है, बढ़ रही है। तो जनसंख्या जैसे ही बढ़ेगी तो जो जैसे खाद्य सामग्री हो गई, खाद्य सामग्री हुआ, ठीक है, उपयोग करने वाली वस्तुएं हुई, उपयोग करने वाली वस्तुएं, तो इन सब चीज़ों की ज़रूरतें भी बढ़ेगी, मतलब संसाधनों का प्रयोग बढ़ेगा। और जैसे जैसे संसाधनों का प्रयोग बढ़ेगा जनसंख्या वृद्धि से, तो हम जान सकते हैं कि इनके प्रबंधन या संरक्षण की हमें बहुत आवश्यकता है। जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो भी हमें संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता है। टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो उद्योग लगेंगे, ठीक है, उद्योग लगेंगे और उद्योगों से क्या होता है, प्रदूषण होता है। और प्रदूषण क्या करता है, जो हमारे प्राकृतिक स्रोत हैं, प्राकृतिक स्रोतों को क्या पहुंचाता है, हानि पहुंचाता है, ठीक है। वायुमंडल में बहुत सारी सल्फर जैसी गैसें उपस्थित हो जाती है, तो उससे क्या होता है, हमारे पर्यावरण को हानि पहुंचती है और प्राकृतिक संसाधन धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। तो प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी के विकास से भी हम ये देख सकते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों को खतरा है और इनके प्रबंधन और संरक्षण की आवश्यकता है। अब जैसे जनसंख्या बढ़ रही है उनकी सुविधाओं की मांग भी बढ़ रही है। लोगों को अब घर में नई नई सुविधाएं चाहिए, लग्जरियस लाइफ चाहिए, तो उसके लिए भी संसाधनों का उपयोग होना आवश्यक है। और जितना ज़्यादा संसाधनों का उपयोग होगा वो संसाधन उतनी जल्दी खत्म होते जाएंगे। तो ये हमने कुछ बात करी कि किस तरह से संसाधनों जो है उनके संरक्षण की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अब आगे चलते हैं, कुछ और बातें देखते हैं कि न्याय संगत उपयोग एवं संरक्षण। अब मान लो संसाधन है, तो ऐसा तो है नहीं कि हम संसाधनों का प्रयोग ही बंद कर दें, ठीक है। प्रयोग बंद कर देंगे तो हमारी जरूरतें पूरी नहीं होगी और हम जीवन यापन नहीं कर पाएंगे। तो प्रयोग बंद करना कोई विकल्प नहीं हुआ, तो हमें इसका प्रयोग करना है किस तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से, न्याय संगत तरीके से और अपनी बुद्धि का प्रयोग करके, ताकि इन संसाधनों का हम अधिक से अधिक दिनों तक लाभ उठा सके, हमारे आने वाली पीढ़ी भी इन संसाधनों का लाभ उठाएगी। संसाधनों से क्या तात्पर्य है, ऐसे स्रोत जिससे हमारी आवश्यकताएं पूरी होती है। जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ठीक है, प्राकृतिक गैस हो गई। तो ये कैसी चीजें, ये जो संसाधन, ये है अनवीकरणीय संसाधन, ऐसे संसाधन जिनका प्रयोग हम बार बार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक बार करने पर ये खत्म हो जाते हैं और धीरे धीरे अगर ये खत्म हो जाएंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ी इनका प्रयोग नहीं कर पाएगी। तो हम क्या करें कि ये आगे तक चले, हम इनका न्याय संगत उपयोग करें, योजनाबद्ध तरीके से उपयोग करें, जहां पे आवश्यक ना हो वहां पे इनका प्रयोग ना किया जाए। तो उस तरह से हम इनको बचा सकते हैं। अब संसाधनों को हमने संरक्षित करना है, तो यहाँ पे संसाधन हमें बहुत तरह से प्राप्त होते हैं। पहला संसाधन हमें प्राप्त है सबसे ज्यादा वनों से। वनों से हमें क्या क्या मिलता है वो हम देखते हैं। अगर वनों की बात करें तो वनों से हमें उपजाऊ मिट्टी मिलती है, जहाँ पे वन होते हैं वहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। दूसरा है वनों से हमें औषधियाँ मिलती है,
औषधियाँ मिलती है। तीसरा अगर हम बात करें तो जहाँ वन होंगे वहाँ से हमें वर्षा अच्छी मिलेगी, वर्षा अच्छी होती है। और भी बात करें तो वायुमंडल में बैलेंस बना रहता है, वायुमंडल स्वच्छ रहता है, स्वच्छ रहता है क्योंकि वन रहेंगे तो ऑक्सीजन की आपूर्ति होती रहेगी। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हमें यहाँ से मिलती है, लकड़ी मिलती है, फल मिलते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें, औषधियाँ, फल, सब्जियाँ, ये सब हमें वनों से प्राप्त हो रही है। तो वनों के संरक्षण और प्रबंधन की हमें आवश्यकता है। उसके बाद आते हैं जीव जंतु, वन्य जीव। तो जीवों के संरक्षण की भी हमें आवश्यकता है क्योंकि बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो समाप्ति के कगार पर हैं या फिर बहुत सारे जीव समाप्त हो चुके हैं। ठीक है, तो उनके भी हमें संरक्षण की आवश्यकता है। तो संसाधनों के संरक्षण के उपायों के बारे में बात करेंगे तो हम दोनों के उपाय के बारे में बात करेंगे। एक तो वनों के बारे में कि वनों का संरक्षण कैसे किया जाए, और दूसरा बात करेंगे वन्य जीवों का संरक्षण के बारे में। आगे बढ़ते हैं। अगर वनों की बात की जाए, अगर हम वनों की बात करें तो हम ये जानते हैं कि जो प्राचीन टाइम था, प्राचीन समय था, तो उस समय, प्राचीन समय में वनों की अधिकता थी, वनों की अधिकता थी। लगभग 70 से 75% भूमि पर वन होते थे। परंतु आजकल की अपन बात करें तो आज की अवधि में लगभग 16 से 17% भूभाग पर ही वन है। अब इतनी कमी किस कारण से आई? क्योंकि वनों की कटाई हो गई। बहुत सारी जगह वनों में आग लग जाती है, कीटाणुनाशकों का छिड़काव होता है, उससे भी वन को नष्ट होता है या उससे भी खतरा होता है। औद्योगिकरण से वनों को काट दिया जाता है। तो इस तरह धीरे धीरे वनों की संख्या कम होती गई। इतनी संख्या कम होने के बावजूद भी भारत में लगभग 15,000 पुष्पीय पौधों की जातियां हैं, पुष्पीय पौधों की जातियां पाई जाती है भारत के वनों में। अब इतनी सारी जातियां, ये तो तब है जब इतना सारा ये वन में कमी आ गई। अभी भी इतनी औषधि और पुष्पीय पौधों की जातियां हमारे पास उपस्थित है, पर हमें संरक्षित करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो इनका संरक्षण कैसे करेंगे वो उपाय हम देखते हैं। तो वनों के संरक्षण के उपाय, कि वनों के संरक्षण के उपाय कौन कौन से हैं। बहुत आसान चीज है, बहुत आसान चैप्टर है। इसको हम अपने मन से भी लिख सकते हैं कि वनों को किस प्रकार से बचाया जा सकता है। तो वनों की कटाई रोककर वनों को बचाया जा सकता है, बचाया जा सकता है। अब वनों की कटाई भी जरूरी है क्योंकि बहुत सारी जगह पे कुछ आवश्यकताएं होती है, तो वहां पे थोड़े बहुत वनों को, थोड़ी बहुत लकड़ी के लिए वनों को काटा जाता है। तो ऐसी कटाई करें कि वन एकदम नष्ट ना हो। कहाँ तक कटाई करें? पोषणीय सीमा तक। वनों की केवल पोषणीय सीमा तक ही कटाई की जानी चाहिए। मतलब पोषणीय सीमा का क्या मतलब है? ऐसी सीमा जहां तक वायुमंडल को कोई नुकसान ना हो, ऐसी सीमा तक वनों को काटा जा सकता है। ठीक है, अगले बिंदु की बात करते हैं कि वनों की आग से सुरक्षा करके और बिंदु की बात करें तो वृक्षारोपण करके
ठीक है। चौथे बात करें, बांधों या उद्योगों के विकास के समय वृक्षों को नुकसान ना पहुंचाकर और आगे बात करें, लोगों को वनों के महत्व के बारे में अवगत कराकर, ठीक है, लोगों को बताएं कि वनों के कितने महत्व होते हैं ताकि वो भी वनों की कटाई को रोकने में सहायता कर सके। ठीक है। झूम कृषि पद्धति को अपनाकर ठीक है, हानिकारक कीटों से वनों को बचाकर, हानिकारक कीटों से कैसे बचाएंगे? हम कीटनाशकों का छिड़काव करके भी वनों की सुरक्षा कर सकते हैं। ठीक है। और क्या बिंदु हो सकते हैं? और बिंदु हो सकते हैं कि कुछ नियम बनाएं, कुछ वन संरक्षण के कानून व नियम बनाकर, क्योंकि अगर कानून बन जाएंगे तो लोग डरेंगे कि भाई वनों को नुकसान नहीं पहुंचाना है। तो ये बहुत सारे कारण हो सकते हैं, आप भी अपने शब्दों में बहुत सारे कारण लिख सकते हैं। ये तो कुछ पॉइंट है जो मैंने किताब में से आपको बताए हैं, लगभग इसमें 10 बिंदु हैं। तो आप भी अपने मर्जी से कोई भी बिंदु लिख सकते हैं जिनसे वनों का संरक्षण किया जा सके। तो बेसिक सी बात है कि वनों की कटाई रोको, आग से सुरक्षा करो, क्योंकि बहुत सारे जंगलों में आग लग जाती है। वृक्षारोपण करो ज़्यादा से ज़्यादा। जब भी कोई नई चीज़ बने तो वहाँ पे वृक्षों को कम से कम क्षति हो ऐसा उपाय करो। ठीक है। लोगों को अवगत कराओ, उनके महत्व के बारे में बताओ कि भाई किस तरह से वनों की कटाई की जा सकती है। झूम कृषि पद्धति अपनाओ। हानिकारक कीटों को कीटनाशक के छिड़काव से मार के वनों की सुरक्षा की जा सकती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे वनों के संरक्षण किया जा सकता है। ठीक है। अब यहाँ पे हमने बात की कि वृक्षारोपण करके, तो वृक्षारोपण का तात्पर्य क्या है कि समाज के लोगों को प्रेरित करें कि ये लोग वृक्षारोपण करें। तो उसको हम बोलते हैं सामाजिक वानिकी। सामाजिक वानिकी मतलब समाज के लोगों को हम प्रेरित करें कि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षों को लगाएं, उसी को हम बोलते हैं सामाजिक वानिकी। ठीक है। अब सामाजिक वानिकी जो है इसका मतलब क्या है कि वृक्षारोपण करना है हमको। वृक्षारोपण, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करना है और लोगों को इसके बारे में अवगत कराना है। तो अब सामाजिक वानिकी किस प्रकार से हो सकती है कि इसके भी 3 प्रमुख घटक हैं जिनके हम बारे में बात करेंगे। पहला घटक है इसका ग्रामीणों द्वारा सार्वजनिक भूमि पर वृक्षारोपण। ग्रामीणों द्वारा सार्वजनिक भूमि पर वृक्षारोपण। ठीक है। ऐसी भूमि जो सार्वजनिक हो उस पर वृक्षारोपण करो क्योंकि वो खाली पड़ी हुई है। दूसरा घटक क्या है? कृषि वानिकी। तीसरा घटक है वन विभाग द्वारा नहरों, सड़कों, अस्पताल आदि सार्वजनिक स्थानों पर
आदि सार्वजनिक स्थानों पर वृक्षारोपण करना। ठीक है, तो वन विभाग द्वारा जो भी जैसे नहरों के आसपास जो खाली जगह होती है, सड़कों के आसपास वृक्षारोपण आपने देखा होगा, सड़क बीच में से जाती है और आसपास वृक्षारोपण होता है और बीच में जो डिवाइडर होता है वहाँ पे भी वृक्षारोपण किया जाता है। ठीक है, अब ये जरूरी भी क्योंकि वाहनों से निकलने वाला धुआं जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है और उसी को वो पेड़ ग्रहण कर लेते हैं और हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। तो इस तरह से इन जो भी खाली जगह होती है, आपने देखा होगा कि सरकारी जो दफ्तर होते हैं उनमें अच्छे अच्छे उद्यान बनाए होते हैं। वो अच्छे उद्यान इसलिए बनाते हैं क्योंकि वो जो खाली जगह है तो सरकार वहाँ पे क्या है, नियम निकाल रखा है कि भाई इसके आसपास वृक्षारोपण करो। तो उसी को हम सामाजिक वानिकी बोलते हैं। मतलब समाज के लोग वनों को किस प्रकार से बढ़ाते हैं उसी को सामाजिक वानिकी कहा जाता है। कृषि वानिकी का क्या मतलब है, खेतों के आसपास वृक्षारोपण करना। ठीक है, जो खेत की बाउंड्री होती है उसके बाद वृक्षारोपण करेंगे तो दो फायदे होंगे, एक तो आसपास के जंतु हमारे खेत में नहीं आ पाएंगे और दूसरा सामाजिक वानिकी को भी महत्व मिलेगा। तो इस तरह से हम सामाजिक वानिकी को बढ़ा सकते हैं। ग्रामीणों द्वारा सार्वजनिक भूमि पर वृक्षारोपण, कृषि वानिकी और सार्वजनिक स्थानों पर वृक्षारोपण करके। आगे बात करते हैं वन्य जीवों का संरक्षण। तो वन्य जीवों की बात करें तो भारत में लगभग 500 जातियां स्तनधारियों की है। लगभग 500 जातियां स्तनधारियों की है। पक्षियों की बात करें तो पक्षियों की है 1200। सर्पों की बात करें, सांपों की बात करें तो 220। छिपकलियों की बात करें तो छिपकलियों की 150। इस तरह से बहुत सारी जातियां हैं जीव जंतुओं की। अब इतने सारे जीव जंतु हैं तो इनको भी तो रहने की जगह चाहिए। जिस तरह इंसान का इस धरती पर अधिकार है उसी तरह जंतुओं का भी है, उनके लिए भी यही पृथ्वी है। तो अब जंतु क्या होते हैं कि जैसे गांव के आसपास नहीं आ सकते, गांव के आसपास आते हैं तो लोग उनको पकड़ लेते हैं। शहर के आसपास नहीं आ सकते, ट्रैफिक होता है, लोग होते हैं, तो ये डर के छुपते हैं। तो इनको छुपने के लिए या इनको विचरण करने के लिए भी तो जगह की आवश्यकता है। तो इसलिए इन जीवों का संरक्षण भी आवश्यक है। अब बहुत सारी ऐसी गतिविधियां होती है जिनसे ये विलुप्त होते जा रहे हैं। तो इनके विलुप्ति के जो कारण हैं उनमें जो पहला महत्वपूर्ण कारण है कि इनका आवासों का नष्ट होना। आवासों का नष्ट होना, जहाँ पे ये रहते हैं। जैसे शेर वगैरह को रहने के लिए गुफा चाहिए। ठीक है, गुफा एक प्राकृतिक आवास है, पहाड़ों के अंदर वो रहते हैं। ठीक है, तो उनके आवास नष्ट हो रहे हैं। अब आवास के नष्ट होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं? बहुत सारी, एक तो प्राकृतिक आपदाएं हो सकती है। प्राकृतिक आपदाओं से आवासों का नष्ट होना। अब प्राकृतिक आपदाओं के उदाहरण हम लें तो जैसे ज्वालामुखी, जहाँ पे ज्वालामुखी निकलते हैं वहां पर कोई भी जानवर नहीं रह सकता क्योंकि वहां पे अग्नि इतनी तेज होती है। ठीक है, सुनामी आ जाना, भूकंप आ जाना, तो ये सब तो प्राकृतिक गतिविधियां हैं। पर दूसरी गतिविधियां ऐसी है जिन पर हम नियंत्रण कर सकते हैं। दूसरा आवासों का नष्ट होने का कारण है जनसंख्या वृद्धि। क्योंकि मनुष्य की जनसंख्या बढ़ रही है तो मनुष्य क्या करता है कि अपने उपयोग के लिए जमीन चाहता है और जमीन के लिए वो क्या करता है,
वृक्षों की कटाई करता है, जंगल की कटाई करता है और वहाँ के रहने वाले जानवरों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो जनसंख्या वृद्धि भी एक कारण है। तीसरा कारण क्या हो सकता है? परियोजनाएं। अलग अलग परियोजनाएं आती है, ठीक है। उन परियोजनाओं से क्या होता है कि वन के जो जीव है उनके आवास छिन जाते हैं। जैसे नदी घाटी परियोजना आई, कोई उद्योग लगा, वो उद्योग की परियोजना आई, तो उससे भी क्या होता है कि उनके आवास छिन जाते हैं। और बात करें तो ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है? ग्रीन हाउस प्रभाव का मतलब है कि जब वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड अधिक होता है तो वातावरण में गर्मी बढ़ जाती है, और वातावरण में गर्मी बढ़ जाती है तो बहुत सारे जीव जंतु गर्मी के कारण जो समाप्त हो जाते हैं। तो ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण भी जो है वन्य जीवों को बहुत नुकसान उठाना पड़ता है, ठीक है। और भी बिंदुओं की बात करें तो आता है अवैध शिकार, कि जीव जंतुओं का शिकार होता है, इसलिए भी उनके संरक्षण की आवश्यकता है। प्रदूषण के कारण और मानव व वन्य जीवों में संघर्ष, ठीक है। क्योंकि मानव भी क्या करता है, वन्य जीवों को बहुत परेशान करता है, या तो वन्य जीव को पकड़ लेगा या फिर उनको मार देगा। क्योंकि उपयोग के लिए जैसे मान लो हाथी है, तो हाथी के दांत काफी कीमती होते हैं, तो बहुत सारे जंगलों में ऐसा होता है कि हाथी की हत्या कर दी जाती है ताकि उसके दांतों को बेचकर पैसा कमाया जा सके। तो और भी बहुत सारी चीजें, हिरण के सींग बहुत कीमती होते हैं, तो हिरणों को मारा जाता है। तो मानव भी क्या है, कहीं ना कहीं वन्य जीवों को परेशान करता है, इसलिए उनके संरक्षण की आवश्यकता है। अब इनके संरक्षण की तो आवश्यकता है, तो इनके संरक्षण के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनाई गई इसके संरक्षण के लिए। उस अंतर्राष्ट्रीय संस्था का नाम है IUCN। इंटरनेशनल, आई का मतलब इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। आई का मतलब है इंटरनेशनल, यू का मतलब यूनियन, सी का मतलब कंजर्वेशन और एन का मतलब नेचर। तो ये इंटरनेशनल का मतलब अंतर्राष्ट्रीय, यूनियन का मतलब संस्था, फॉर यानी के लिए, कंजर्वेशन यानी सुरक्षा, ऑफ यानी कि नेचर यानी प्रकृति। तो प्रकृति की सुरक्षा के लिए एक ये संस्था बनाई गई। अब इस संस्था ने एक किताब निकाली जिसको हम बोलते हैं रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक, हिंदी में लाल आंकड़ा पुस्तक। अब ये जो किताब है, इस किताब में कुछ विषय दिए गए हुए हैं और उन विषयों के आधार पर जो जानवरों की जो जातियां हैं उनको नोट किया जाता है। तो इसमें जो पहला है बिंदु है वो है विलुप्त जातियों का, कि विलुप्त जातियां जो है, विलुप्त जातियां क्या होती है कि ऐसी जातियां जो संसार से विलुप्त हो चुकी है, संसार से विलुप्त हो चुकी जातियां, उसको इसमें नोट किया जाता है। इसके उदाहरण है जैसे डायनासोर संसार से खत्म हो चुका है, ठीक है। राइनिया, ये जीव क्या है, संसार से खत्म हो चुके हैं। तो विलुप्त जातियों की श्रेणी में ऐसे जातियों को रखा जाता है जो खत्म हो चुकी है। इसी बुक में दूसरा बिंदु है
संकटग्रस्त जातियां, संकटग्रस्त जातियां। संकटग्रस्त जातियां कौन सी? ये वे जातियां हैं जिनके संरक्षण के उपाय नहीं किए गए, तो ये निकट भविष्य में समाप्त हो जाएगी। अगर इनके संरक्षण के उपाय नहीं हुए तो ये समाप्त हो जाएगी। तो ऐसी कौन सी जातियां हैं? वह संकटग्रस्त जातियां। जैसे इसके उदाहरण लेते हैं, जो गेंडा हाथी होता है वो इसका उदाहरण है, ठीक है। राजस्थान का जो पक्षी है गोडावण, वो इसका उदाहरण है। बब्बर शेर की बात करें तो बब्बर शेर भी गिने चुने बचे हैं भारत में, ठीक है। तो ये सब क्या है? संकटग्रस्त जातियां। तो इस सूची में ऐसी जातियों को लिखा जाता है जिनका अगर संरक्षण नहीं हुआ तो वो शीघ्र ही समाप्त हो जाएगी। इसमें तीसरी श्रेणी है सभेद्य जातियां। सभेद्य जातियां, सभेद्य जातियां कौन सी होती है? ये वे जातियां जो शीघ्र ही संकटग्रस्त होने की स्थिति में है। शीघ्र संकटग्रस्त होने की स्थिति में, ठीक है। ये तो संकटग्रस्त हो चुकी है और इनको संरक्षण की आवश्यकता है, पर ये संकटग्रस्त थोड़े टाइम में होने ही वाली है। अगली इसमें सूची है दुर्लभ जातियां। दुर्लभ जातियां, दुर्लभ जातियां कौन सी होती है? कि जो विश्व में बहुत ही कम पाई जाती है, और अगर ये कम पाई जाती है तो इनके संकट ग्रस्त होने के चांसेस ज्यादा है। तो वे जातियां जिनकी संख्या बहुत कम है, वो क्या कौन सी जाति है? दुर्लभ जाति है, जो बहुत मुश्किल से मिलती है, ठीक है। और पांचवा है अपर्याप्त ज्ञात जातियां। अपर्याप्त ज्ञात जातियां, अपर्याप्त ज्ञात जातियां कौन सी है? वे जातियां जो पृथ्वी पर है पर उनका पता नहीं। पृथ्वी पर तो उपस्थित है पर उनके बारे में ज्ञात नहीं है कि ये जातियां कौन कौन सी है, तो उनको अपर्याप्त ज्ञात जातियां माना जाता है। तो इस तरह से रेड डाटा बुक में या लाल आंकड़ा पुस्तक में 5 विषय हैं। 5 विषय में पहला है विलुप्त जातियों का, जो खत्म हो चुकी है, जो अब है ही नहीं। संकटग्रस्त जाति का, कि अगर उनका संरक्षण नहीं किया गया तो वो भी समाप्त हो जाएगी। तीसरा है सभेद्य जातियां, ऐसी जातियां जो जल्दी ही संकट की स्थिति में आने वाली है। चौथा है दुर्लभ जातियां, और पांचवा है अपर्याप्त ज्ञात जातियां। तो ये रेड डाटा पुस्तक के अनुसार दिए गए सूचियां हैं। अब जीव जंतु, अब इसमें रेड डाटा बुक में ये तो दिखा दिया कि ये जातियां हैं, पर इनके संरक्षण के लिए सरकार क्या कर रही है? तो सरकार कर रही है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। सरकार खोल रही है राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान। और क्या कर रही है? अभ्यारण्य खोल रही है। और तीसरा है बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य और बायोस्फीयर रिजर्व। राष्ट्रीय उद्यानों को मुख्यतः पर्यटन की दृष्टि से बनाया गया है। पर्यटन की दृष्टि से, पर्यटन की दृष्टि में बस इसको बनाया गया है। पर इसमें क्या हो कि जीव जंतुओं का संरक्षण किया जाता है। संरक्षण किया जाता है, ठीक है। पर्यटन की दृष्टि का क्या मतलब है कि लोग बाग राष्ट्रीय उद्यानों में घूमने जाते हैं और वहां पे उपस्थित जीव जंतुओं को वो देख सकते हैं, ठीक है।
कोई भी प्राइवेट संस्था इसके अंदर नहीं जाती, कोई विशेष काम इसमें सब निषेध होता है। ओनली पर्यटन की दृष्टि से जाने वाले लोग ही इसमें जा सकते हैं। जैसे कुछ उदाहरण लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक में। ठीक है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी है। राजस्थान में एक तो हो गया केवला देवी, केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान। और दूसरा बात करें तो रणथंबोर, रणथंबोर का राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। असम की बात करें तो असम में काजीरंगा। ठीक है। ये किताब में सारणी में सारे दे रखे हैं, वहां से आप देख सकते हैं। तो कुछ उदाहरण है जो हमें याद रखने। हमें बस ये पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय उद्यान का मतलब क्या है, कि राष्ट्रीय उद्यान ऐसे प्राकृतिक क्षेत्र है जहां पर जीव जंतुओं का संरक्षण किया जाता है, इनको पर्यटन की दृष्टि से खोला गया है और कोई भी व्यक्ति इसमें चराई नहीं कर सकता है और किसी भी जीव जंतु को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ठीक है। अभ्यारण्यों की बात करें तो अभ्यारण्य भी कुछ इसी प्रकार के होते हैं कि यहाँ पर आखेट वगैरह पर पूर्ण प्रतिबंध होता है। आखेट पर पूर्ण प्रतिबंध। ठीक है। ये भी संरक्षित क्षेत्र होता है। संरक्षित क्षेत्र, उद्देश्य क्या होता है इसका, कि जीवों का संरक्षण करना, जीवों का संरक्षण करना। इसके भी कुछ उदाहरण हैं, इसके भी कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि जैसे दरा कोटा वाला, ये राष्ट्रीय उद्यान है, नहीं अभ्यारण्य है, सॉरी, किसकी बात करें? अभ्यारण्य। दरा कोटा में जो उपस्थित है वो है। जवार सागर की बात करें, जवार सागर भी कोटा में है। ठीक है। नाहरगढ़, नाहरगढ़ जयपुर। सरिस्का, अलवर। ठीक है। तो ये सब क्या है कि अभ्यारण्य है, जैसे दरा अभ्यारण्य, जवार सागर अभ्यारण्य, नाहरगढ़ अभ्यारण्य और सरिस्का अभ्यारण्य। अब यहाँ पे क्या है कि ये अभ्यारण्य जो बनाए गए, यहाँ पे कुछ प्रमुख जीव है कि वो जीवों की संख्या ज्यादा है यहाँ पे, तो उन जीवों का संरक्षण ज्यादा होता है। जैसे दरा की बात करें तो दरा के जो जंगल है, जो दरा का अभ्यारण्य है, वहां पे बगेरा मिलता है। ठीक है। नाहरगढ़ की बात करें तो वहां पे तेंदुआ मिलता है। जवार सागर की अगर अपन बात करें तो जवार सागर में घड़ियाल को सुरक्षित रखा जाता है, क्योंकि जगह सागर वाला जो क्षेत्र है वहां पे चंबल नदी आती है और चंबल नदी में बहुत सारे घड़ियाल वगैरह रहते हैं। सरिस्का अभ्यारण्य की बात करें तो सरिस्का में हिरण और जो हमारा राजस्थान का गोडाउन पक्षी है उसका संरक्षण किया जाता है। ठीक है। और भी अपनी बुक में दिए हुए हैं तो आप वहां से देख सकते हैं। अगले बात करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व की। तो ये भी प्राकृतिक क्षेत्र है और प्राकृतिक क्षेत्र है, पर यहाँ पे वैज्ञानिक अध्ययन किए जा सकते हैं। वैज्ञानिक अध्ययन किए जा सकते हैं। ठीक है। जो भारत का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व की हम बात करें तो वो था 1986 का नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भारत का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व था जो 1986 में अस्तित्व में आया। ठीक है।
तो इस तरह से बायोस्फीयर रिजर्व का क्या मतलब है कि यहाँ पर भी जीवों का संरक्षण किया जाता है। जैसे बहुत सारे बायोस्फीयर रिजर्व जैसे मध्य प्रदेश में है कान्हा, मध्य प्रदेश में बायोस्फीयर रिजर्व उसका नाम है कान्हा, ठीक है। पश्चिम बंगाल में सुंदरबन, पश्चिम बंगाल में बायोस्फीयर रिजर्व है वो है सुंदरबन। राजस्थान में थार रेगिस्तान बायोस्फीयर रिजर्व है। असम में काजीरंगा और मानस है, ठीक है। तो इस तरह से बायोस्फीयर रिजर्व में भी जीव जंतुओं का संरक्षण होता है। तो राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य और बायोस्फीयर रिजर्व बना के जो है जीव जंतुओं का संरक्षण किया जा रहा है। तो हमने जीव जंतुओं के संरक्षण की बात की और वनों के संरक्षण किस प्रकार कर सकते हैं वो भी हमने बात कर ली। तो इसमें महत्वपूर्ण इतना सा है कि इन सब चीज़ों को समझ के आप अपने मन से उत्तर लिख सकते हैं। इसमें कुछ रटना वटने वाली बात नहीं है, थोड़ा बहुत समझने की वाली बात है। तो हर बच्चा ये चीज़ समझ सकता है। अगर कोई पूछे कि वृक्षों को नुकसान किस प्रकार हो रहा है तो सब वो बता सकता है अपने मन से, ठीक है। वृक्षों की कटाई क्यों हो रही है, इनके संरक्षण की आवश्यकता क्या है, जीव जंतुओं के बचाव की आवश्यकता क्यों है, ठीक है, और किस प्रकार से आवश्यक है। IUCN क्या होती है? IUCN एक संस्था है जिसने किताब बनाई है लाल आंकड़ा पुस्तक, जिसमें 5 विषय है, ठीक है। 5 विषय के बारे में हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत आसान चैप्टर है जिसको आप किताब से पढ़ सकते हैं। और बाकी में इसमें आगे जल संरक्षण वगैरह है, कोयला पेट्रोलियम के बारे में है, ठीक है। फिर चिपको आंदोलन आएगा तो उसकी बातें नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।